देखो बेटा, पहला सवाल जो बोल रहा है हमारे पास एक ग्लास है जिसका म्यू दिया हुआ है, तो ग्लास का म्यू दिया है हमारे पास 1.5। इसका थिकनेस दिया है ग्लास का 6 सेंटीमीटर, 6 mm है इनफैक्ट। इट इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ न्यूज़पेपर, मतलब यहाँ पे न्यूज़पेपर है, इसके ऊपर ग्लास का स्लैब रखा हुआ। द डिस्टेंस बाय विच लेटर ऑफ द पेपर अपीयर्स इन द रेज। आप देखे होंगे अगर पेपर वेट वगैरह किसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर रखा जाता है तो उसको दिखता है कि आपने को कि जो लेटर्स हैं वो थोड़े उठे हुए दिखते हैं। उठे हुए दिखने का मतलब क्या पूछा आपसे? शिफ्ट पूछा है ना? बस इतना बात अपने को देखना है। अब यहाँ पर लेटर है, हमें ये ऊपर दिखने वाला है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। तो रियल डेप्थ कितना है हमारे पास? 6 डिवाइडेड बाई 1.5। तो इसको मैं हटा दूं तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। ये आया क्या? एपरेंट डेप्थ। तो शिफ्ट कितना होता है? शिफ्ट कितना होता है अपने को पता है, वो होता है एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। एक्चुअल है 6 माइनस 4, तो आंसर आ जाएगा 2 नंबर। ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा क्या बोल रहा है अपने से? देखो बेटा, पानी के अंदर ये फिश टैंक है कोई मान लो, और उसमें मछली भाग रहा है। तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मछली का वेलोसिटी दिया है हमारे पास, सेंटीमीटर पर सेकंड में है, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अपने को बाहर से दिखता हुआ क्या दिखेगा जब आप रेयरर मीडियम में है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जब आप रेयरर मीडियम में है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे आप देख रहे हैं वो डेंसर मीडियम में है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डिवाइडेड बाई म्यू लिखते हैं। अब दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर दे तो वी आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? वी ओ डिवाइडेड बाई म्यू। बस यही तो पूछा है। वी ओ की वैल्यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपना 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 3, तो कितना आ जाएगा ये? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो, इस सवाल में बोल रहा है ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट मीडियम है विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है सबका, है ना, शोन इन द फिगर। इफ इमर्जेंट रे, जो इमर्जेंट रे है हमारा सी डी, अगर ये पैरेलल होता है इंसिडेंट रे ए बी के पैरेलल होता है, अगर ये पैरेलल होता है तो आपको रिलेशंस बताने हैं क्या क्या होगा। तो अपने को पता क्या है? म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट था, याद करो हम लोग बात किए थे, म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट था। तो आप सभी के लिए लिखना स्टार्ट कर दो, इन दोनों के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा अपने को। इस मीडियम के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? यही लिखा हुआ है म्यू वन इंटू साइन थीटा। उसके लिए भी क्या होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल है तो थीटा वन थीटा टू पैरेलल होगा, मतलब आप म्यू वन इज इक्वल टू म्यू फोर बोल सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर आ जाएगा। ये 2001 में आया हुआ सवाल है। इस सवाल में बोलो क्या, देखो क्या बोल रहा है। एक रे ऑफ लाइट है जो ट्रेवल कर रहा है रीजन 1 से लेकर 4 तक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर गिवन एज दिया हुआ, पहला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू नॉट बाई 2, न्यू नॉट बाई 6, न्यू नॉट बाई 8 दिया हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो फॉर विच द बीम जस्ट मिसेस एंटरिंग द रीजन नंबर 4। इसका मतलब क्या है कि ये यहां पर जाने के बजाय यहां आ जा रहा है ना, फोर्थ वाले में नहीं जा रहा, मतलब ये क्रिटिकल एंगल पे हो जा रहा। यानी कि अगर मैं इन दोनों के लिए लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? इन दोनों के लिए क्या लिख सकता हूँ? इनफैक्ट मैं सभी के लिए क्या क्या लिख सकता हूँ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल का। ठीक है, तो सबके लिए अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो न्यू नॉट इंटू साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू, फोर्थ वाला के लिए क्या लिख सकते हैं आप? न्यू नॉट बाई 8 इंटू साइन 90 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जस्ट मिस कर रहा, मतलब ये इधर आ रहा, या फिर बोल सकता है ग्रेजेस दिस रीजन भी बोल सकता है। यानी नॉर्मल से ये 90 डिग्री बना रहा होगा। यानी यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/8 के बराबर। यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन इनवर्स 1/8। ये हो जाएगा अपना। ठीक है, देखते हैं इस सवाल में क्या बोल रहा है अपने से। अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इतना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2/√3 के बराबर। इज सराउंडेड बाई एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन द मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ द एंड इज शोन इन द फिगर, यहां पर दिया हुआ है। रॉड इज ऑन द फिगर
द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा निकालना है अपने को, फॉर विच द रे ऑफ लाइट ग्रेजेस अलोंग द वॉल ऑफ रोड, मतलब यहाँ पर चला जा रहा है, यानी क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट। तो हमारे पास दो इक्वेशंस लगाने होंगे। सबसे पहला एक यहाँ का, यानी आप लिख सकते हैं क्या, साइन सी, साइन थीटा सी, जो डायग्राम में दे दिया है, मैं सी ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 90, जो कि 1 है, यानी साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू 1/म्यू लिख सकते हैं आप, यानी साइन सी की वैल्यू 1/म्यू, तो ये आ जाएगा कितना, √3/2 लिख सकते हैं। यानी सी की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, साइन कितने डिग्री होती है, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये जो आर है, अपने को पता है आर कितना होता है, 90 माइनस सी के बराबर होता है, यानी आर की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर हो गई। अच्छा, तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। कुछ तो गलत हुआ है। अरे ये 2/√3 ना में, अरे कुछ भी, 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2/√3, ये है म्यू, इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा कितना आ गया, 1/√3, यानी थीटा कितना आ गया, थीटा आया हमारे पास साइन इनवर्स 1/√3 के बराबर आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। देखो सबसे पहले आपने क्या करा, पूरा प्रोसेस को समझे, तो सबसे पहले आपने साइन थीटा सी निकाला। तो साइन थीटा सी या फिर साइन क्रिटिकल एंगल कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं म्यू इंटू साइन क्रिटिकल इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, यानी यहाँ से क्रिटिकल डिग्री निकल गया, उसकी वैल्यू √3/2 आई, मतलब सी की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री आई। अगर ये 60 डिग्री है, अपने को पता है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये आर हो जाएगा 30 डिग्री। अब स्नेल्स लॉ इन दोनों के बीच में लगा दो, तो 1 इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू, या 1 इंटू साइन थीटा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, रू वन 2/√3, साइन 30 डिग्री आर की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। यही तो हुआ था आंसर। कंसेप्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू, फ्रैक्शन थ्रू, refraction through a rectangular glass slab। यहीं पे हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल शिफ्टिंग, इसी को बाद में अभी बोलेंगे नॉर्मल शिफ्टिंग। आपने लेटरल शिफ्टिंग ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये है नॉर्मल शिफ्टिंग। देखो क्या कहता है, मान लीजिए यहाँ पर अपने पास एक स्लैब है, तो मैं एक स्लैब बना देता हूं, ये एक स्लैब है, तो ग्लास का स्लैब है जिसकी थिकनेस कुछ टी दे दी गई है, जिसकी थिकनेस कुछ टी दे दी गई है। इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा, इसके दो एंड लिख लेते हैं हम लोग, तो इसका दो एंड लिख लेते हैं, ABCD एंड लिख लेते हैं। यहाँ पर रे ऑफ, या कोई हॉरिजॉन्टल टेबल ही रख लेते हैं, कोई हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग भी रख लेते हैं, जो रखना है, एक लाइन के अलाउंग ही बस अपने को समझना है। यहाँ पर मान लिया अपने पास कोई ऑब्जेक्ट, अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से चीजें थोड़ी सी चेंज होती रहेगी। यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा, ये इससे टकराएगा, ये रहा इस पे नॉर्मल, अभी ये बेंड कर जाएगा किधर, नॉर्मल की तरफ, ये बेंड करेगा। अगर मैं इसको पीछे प्रोजेक्ट कर दूं, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो, अगर पाथ को आप रिट्रेस करें, तो यहाँ पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बन रहा होगा, जिसे मैं I1 लिख देता हूं। अगर मैं इस पॉइंट का नाम P दे दूं, इस पॉइंट का नाम P दे दूं, इस पॉइंट का नाम Q दे दूं, है ना, तो अगर अपने को याद करो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो अगर मैं बोलूं बेटा, अगर मैं बोलूं कि आपको PI इज इक्वल टू बताना है, तो अपने को क्या दिख रहा है, ये अपरेंट हाइट के जैसा दिख रहा है, यानी इसको हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू टाइम्स ऑफ PO एक्चुअल हाइट के जैसा बोल देंगे। ऑलराइट,
आओ अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट में हम लोग देखें बेटा, तो ये रे ऑफ लाइट गया इधर टकराएगा। अच्छा, ये यहाँ पर टकराएगा। अभी ये किधर जा रहा, ये डेंसर से रेयर में जा रहा, तो क्या होगा, ये बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा या अपना एक्चुअल पाथ से थोड़ा अवे जाएगा। तो ये थोड़ा सा अवे चला गया, दूर चला गया। अगर मैं इसको भी रिट्रेस करूं, इस पाथ को भी रिट्रेस करूं, तो यहाँ पर कुछ आई बनेगा, ये सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद बना। तो ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये जो डिस्टेंस है कि आपको, अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आपको ओ थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट दिख रहा है, यही शिफ्ट कहलाना है, यही शिफ्ट डी कहलाएगा। डी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, शिफ्ट। तो सेकंड फेज के लिए अगर मैं लिखूं, है ना, सेकंड फेज के लिए, ये कौन सा फेज के लिए था, ए सी के लिए था। अब हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा फेज के लिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं फेज बी डी के लिए बात कर। तो अगर यहां से हम लोग देखें तो क्या दिख रहा है, इसके लिए जो बी डी वाला पोर्शन था उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट था आई, है ना, उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट था आई। और ये क्या है, यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। तो देखो बेटा, इनिशियली डिस्टेंस ज्यादा था, फिर डिस्टेंस कम हुआ है, मतलब एपरेंट डेप्थ वाला कंसेप्ट यहां पे लगने वाला है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि एट बीडी सरफेस के लिए, बीडी सरफेस के लिए अगर बोला जाए तो क्यू आई, क्यू आई इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, वो होगा क्यू आई डैश, जो कि उसको पहले दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाय म्यू के बराबर दिखेगा। तो क्यू आई को हम लोग कितना लिख सकते हैं, क्यू आई जो हमारा है, क्यू आई को कितना लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं पी आई, क्यू आई को लिख सकते हैं हम लोग कितना, पी आई प्लस थिकनेस लिख सकते हैं टी। सिमिलरली क्यू आई डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग पी आई डैश प्लस थिकनेस लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पी आई प्लस थिकनेस इज इक्वल टू, पी आई डैश को क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू टाइम्स ऑफ पी ओ डिवाइडेड बाई म्यू प्लस टी बाई म्यू, ये लिख सकते हैं। म्यू म्यू कट गया, म्यू म्यू कट गया। तो अपने को डिफ शिफ्ट निकालना था, ये जो डी था शिफ्ट था, ये किसके बराबर था, पीओ माइनस पी आई के बराबर था, यही था। तो हम लोग पीओ माइनस पी आई निकाल रहे हैं, यानी कि पीओ माइनस पी आई, जिसको आप नॉर्मल शिफ्ट बोल दिए, नॉर्मल शिफ्ट डी बोल दिए, डी बोल दिए, तो ये किसके बराबर आया बेटा, हम लोग इधर ले जा रहे, थिकनेस बाहर आ गया, 1 माइनस 1 बाई म्यू के बराबर आ गया। यही आया क्या, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला कितना आया, थिकनेस 1 माइनस 1 बाई म्यू के बराबर आया। देखो बेटा, पहले सवाल में क्या बोला है अपने से कि ऑब्जर्वर इमेज को कहां देखेगा, ऑब्जर्वर ये है, ये अपना इमेज कहां से, और कहां से, फ्रॉम ओ इटसेल्फ, इसी पॉइंट से आपको बताना है। तो अपने को पता है अगर स्लैब से आप किसी डिस्टेंस पे देखें तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, वो थोड़ा शिफ्ट आगे की तरफ शिफ्ट दिखेगा, ये अपने को पता है कि वो शिफ्ट दिखेगा। और वो शिफ्ट कितना होगा, जिसे हम लोग डी स्मॉल डी लिखते हैं, वो होता है टी 1 माइनस 1 बाई म्यू के बराबर, 1 बाई म्यू, म्यू है हमारे पास, हाँ। तो थिकनेस है हमारे पास कितना, 6 सेंटीमीटर, 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई म्यू मतलब 3/2, तो ऊपर चला गया 2, इधर आ गया 3, यानी कि जो शिफ्ट है वो 2 सेंटीमीटर का है। यानी ये जो मिरर यहाँ है बेटा, वो आपको 2 सेंटीमीटर आगे दिखने लगा, वो आपको वो आपको 2 सेंटीमीटर आगे दिखने लगा। कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आगे दिख रहा है, यहां से 2 सेंटीमीटर आगे ये मिरर दिख रहा है आपको। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर आगे है तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा, जो कि इनिशियल 20 था, अब बच जाएगा कितना, 18 बच जाएगा। इनिशियली कितने डिस्टेंस पे था, 20 पे था, तो 20 में से अगर 2 कम दिखने लगा तो 18 दिखने लगा। अब 18 पे अगर मिरर रखा हुआ है तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा, इमेज सेम डिस्टेंस पे ही बनता है, यानी यहां से इमेज जो बनेगा वो बिल्कुल 18
सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही आकर बनेगा, तो ये भी है 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। मतलब ये 18 हुआ, ये 18 हुआ, तो टोटल डिस्टेंस अगर दोनों के बीच में बोला जाए कितना होगा, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हो गया कितना, 36 के बराबर, 36 सेंटीमीटर के बराबर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, देखो, फिर से बता रहा हूं, देख लो। यहाँ पर भी ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 34 है। जब आप शिफ्ट निकालेंगे तो सभी वैल्यू सेम है, तो ये शिफ्ट जो आएगा वो 2 सेंटीमीटर का, मतलब 32 पे ऑब्जेक्ट रखा है। ये हो गया आपका मिरर। यहाँ पे अपने को मिरर दिखेगा, यानी कि यहाँ से अगर 32 है तो इमेज भी 32 दूरी पे ही बनेगा। तो यहाँ पर जो आई बनेगा वो 32 पे ही बनेगा। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो गया, 32 प्लस 32 यानी 64 पर इमेज बनेगा। हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। चलिए इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं। देखो बेटा, ये डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कर्व सरफेस है हमारे पास जिसका कुछ रेडियस होगा। म्यू 2 म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब इस साइड का जो पोर्शन है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, और इस साइड का जो दूसरे साइड का सरफेस है वहां पर म्यू 1 है। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले मीडियम में ही रखा है, म्यू 1 में ही रखा हुआ है। यहां से कुछ रे ऑफ लाइट गया, जब यहाँ पर आएगा इंसिडेंट होगा, तो नॉर्मल आपने ड्रॉ करा, अपने को पता है नॉर्मल ड्रॉ करो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है मेरा। और अगर मान लीजिए जो हमारा म्यू 2 है वो डेंसर है, तो मैंने माना क्या है कि म्यू 2 की वैल्यू ग्रेटर देन है म्यू 1 से, तो क्या करेगा, बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, रे ऑफ लाइट बेंड कर दिया और यहाँ पर इमेज बना रहा। इस एंगल को अल्फा बोला, इस एंगल को बीटा बोला, इस एंगल को गामा बोला है हम लोगों ने। अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पॉइंट को कुछ मैं नाम दे देता हूँ। तो बीटा है, इसको मैं लिख देता हूँ PM लिख देता हूँ, है ना, PM लिख देता हूँ। चलो, तो अगर मैं 10 अल्फा लिखूं तो क्या होगा, 10 बीटा लिखूं तो क्या होगा, 10 गामा लिखूं तो क्या होगा। अगर मैंने 10 अल्फा लिख दिया, 10 अल्फा लिख दिया, देखो बेटा PM ऑलमोस्ट ये जो परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस ना के बराबर है, तो आप 10 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 10 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ PM अपॉन PO लिख सकता हूँ। 10 बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 10 बीटा को आप लिख सकते हैं PM अपॉन PC लिख सकते हैं। 10 गामा को लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग PI, इसको लिख सकते हैं PM अपॉन PI, PM अपॉन PI, 10 अल्फा बीटा एंड गामा। यहां तक अपने को समझ में आ गया, तो अब थोड़ा सा और हम लोग इसको डिटेल समझते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है मेरा ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो I लिख देता हूं। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इसको R लिख देता हूं। रिफ्रैक्टेड एंगल है तो R लिख देता हूं, है ना, ये है R यहां पर। अच्छा, जरा समझते हैं। आई को अगर देखें तो आई इस वाले ट्रायंगल में, मतलब अगर आप ट्रायंगल देख रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल है हमारा OMC। अगर इसमें देखें तो एक्सटर्नल एंगल आई है, तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अगर आप ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं बेटा, अगर आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल देख रहे हैं IMC देख रहे हैं, IMC देख रहे हैं, तो बीटा इज इक्वल टू है यहाँ पे R प्लस गामा, यानी R की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, बीटा माइनस, नहीं गामा माइनस बीटा लिख सकते हैं। बीटा माइनस गामा, सॉरी बीटा माइनस ही गामा, उधर जा रहा ना, तो बीटा माइनस गामा। अच्छा, बीटा माइनस गामा, ये है हमारे पास। ठीक है, देख बेटा, अगर 10 अल्फा को मैं लिखूं तो PM अपॉन PO था। PO को, अगर ये क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अपने को पता है अगर आप रे ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं या इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, PM अपॉन माइनस U लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, PM अपॉन
इसका डिस्टेंस किधर है, इधर मेजर कर रहे, प्लस आर, इसके लिए लिख सकते हैं पी एम अपॉन वी प्लस वी, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। आ जाओ, अब थोड़ा और चलते हैं, मान लो ये पॉइंट पे चलते हैं, एट एम चलते हैं, एट एम। तो सबसे पहला था पार्ट ये लिखना अपने को, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट यहाँ पे लिख रहे हैं एट एम, थर्ड पार्ट। तो अगर आप m को देखें बेटा, m वाले पॉइंट पे, तो वहां पे अगर स्नेल्स लॉ लिखते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, म्यू वन इंटू साइन ऑफ i शुड बी इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन ऑफ r। और अगर हमारे पास i एंड r बहुत बहुत स्मॉल हो, मतलब लेस देन थीटा 20 डिग्री हो, तो कितना लिख सकते हैं आप, साइन आई को आई लिख सकते हैं और साइन आर को भी आप आर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग। यानी लिख सकते हैं क्या, म्यू 1 इंटू आई इज इक्वल टू म्यू2 इंटू आर लिख सकते हैं। ये आया सेकेंड। ठीक है, पार्ट 4 पे आते हैं हम लोग, पार्ट 4। अच्छा, म्यू 1 आई की जगह पे क्या लिख सकता है, अल्फा प्लस बीटा, और क्योंकि एंगल छोटा है तो टेन अल्फा को हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, इसको हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, इसको बीटा लिख सकते हैं, इसको गामा लिख सकते हैं अगर स्मॉल एंगल्स हो तो म्यू इंटू आई, आई की जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा, वही था। इसको लिख सकते हैं हम लोग म्यू2 बीटा माइनस गामा, म्यू2 बीटा माइनस गामा। अच्छा, अब ये आ गया तो इसके बाद चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी बेटा, तो आप लिख सकते हैं म्यू 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, पी एम माइनस यू लिख सकते हैं, प्लस पी एम अपॉन आर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू2 पी एम अपॉन आर लिख सकते हैं, माइनस पी एम अपॉन वी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग यहां तक लिख सकते हैं। अच्छा, पीएम तो सब जगह से कट जा रहा, यू और वी को एक साइड कर दीजिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं म्यू2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर लिख सकते हैं। ये है रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत काम है, ये फॉर्मूला बहुत काम का। देख, ये है आर और ये है वी। आप देखो कितना आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। वी किस में आया, वी आ रहा है म्यू2 में, तो आप क्या याद कर सकते हैं, म्यू2 बाई वी। यू किस में है, म्यू 1 में, तो आप क्या याद कर सकते हैं, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू, क्योंकि यू तो अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए माइनस ले लिया था, इज इक्वल टू, अब आर जो है वो सेपरेट कर रहा है दोनों मीडियम को, तो आप क्या लिख सकते हैं, म्यू2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर लिख सकते हैं। इस तरीके से आप याद का तरीका अपना सकते हैं कि जिसका v बन रहा था म्यू2 में, तो म्यू2 बाई वी, म्यू 1 किस में है, u में, तो म्यू 1 माइनस म्यू 1 अपॉन यू, और r दोनों को सेपरेट कर रहा है तो म्यू2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर लिख सकते हैं। चलिए, तो सवाल बोल रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, जिसमें जो हमारे पास सरफेस है उसका उसका रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एक पोर्शन का 3/2, दूसरा है 1, और जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ऑलराइट, ट्राई करिए अब पहला सवाल का आंसर। आइए देखते हैं पहले सवाल कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आसान है, हम लोग फॉर्मूला अपना जानते हैं कितना, म्यू2 अपॉन वी, जहां पर इमेज बनने वाला है, माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर के बराबर। ठीक है, तो अब इस केस में देखना चाहते हैं हम लोग, म्यू2 की वैल्यू दी गई है 3.5, 3/2, तो इसको मैं 3/2 लिख देता हूँ, 3/2। वी तो निकालना ही है, वी माइनस यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, तो यू की वैल्यू हमारे पास पीछे की तरफ दी गई है, पीछे की तरफ 20 सेंटीमीटर, मतलब लिखना चाहें तो म्यू वन 1 अपॉन माइनस 20 आप लिख सकते हैं, 1 अपॉन माइनस 20 लिख सकते हैं। आर कैसा है, आर की डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगी, आर की वैल्यू,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन, यानी ये 1.5 है माइनस 1 है, यानी ये 0.5 है, तो ऊपर आया 0.5 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर, यानी ये 12 आ जाएगा। तो ये आया हमारे पास 3/2 ऑफ v इज इक्वल टू इधर आया है 1/12, यहाँ पे आया 1/20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 60, यहाँ पर आएगा 5 माइनस 12 पंचे 60 माइनस 3, तो 2 आ जाएगा, है ना। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, यह आया 3/2 ऑफ v इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 60, ठीक है। तो ये कट जाएगा यहाँ से कितने से, 30 से, ये कट जाएगा यहाँ से 15 से, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा सवाल बनाओ जिसमें पोजीशन ऑफ इमेज बताना है, सेम टाइप का सवाल है। एक में हम लोग बात किए थे कॉन्वेक्स सरफेस में, एक है कॉनकेव सरफेस। ट्राई करिए। देखो बेटा, इसके लिए अगर हम लोग निकाले, इस सवाल के लिए निकालें, तो सारे वैल्यूज को लिखना स्टार्ट करो, बस अपने पास आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू नेगेटिव ही होगी क्योंकि ये इस साइड है। तो आर यहाँ पर है हमारे पास रेडियस -20 सेंटीमीटर, ये है। म्यू लिखना स्टार्ट कर दो, कहाँ कहाँ क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो इस बार ऑब्जेक्ट जहां पर है वो है हमारे पास म्यू1। तो म्यू1 कितना है हमारे पास, म्यू1 को अगर देखा जाए तो वो है हमारे पास 3/2। म्यू2 की वैल्यू है हमारे पास कितना, 1 के बराबर है। यू की वैल्यू है हमारे पास -50। तो सारे फॉर्मूले हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। 1/v -1, नहीं यहाँ पे है 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाई, ये है -50, तो इसको मैं लिख देता हूँ +50 हो जाएगा। यहाँ पे है म्यू2 -1, मतलब 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू भी -20 है, तो ये प्लस हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे लिखे तो 1/v इज इक्वल टू, इसको देखो तो ये 1/40 हो जा रहा है लगभग। और यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे प्लस, प्लस नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो ये आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 50। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें और देखें कितना आ रहा है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको 0 में हटा देता हूँ, ये 3/2 अगर लिख दूं तो यहाँ से ये कटता था, नहीं कटता था ना, कोई बात नहीं, फिर रहने ही दो फिर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसके आगे सिंप्लीफाई करें और v निकालें, देखें v की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करें तो v की वैल्यू आ जाएगी -200 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। देख बेटा, सवाल क्या बोला है अपने पास, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आपके पास। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो 100 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है। इट सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 एंड 4/3। An object is placed in the first medium at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। तो आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास, ट्राई करिए। देखो बेटा, जैसे कि बोला है अपने पास कौन सा सरफेस है, तो कॉनकेव सरफेस है, तो मैंने कॉनकेव सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कॉनकेव सरफेस ड्रॉ कर दिया, इसका रेडियस दिया हुआ है ना 100 सेंटीमीटर, लिख दिया। यानी आर की वैल्यू हमेशा बेटा ऐसा करे कि आप लिखें आर की वैल्यू -100 सेंटीमीटर है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेपरेट करता है दो मीडियम को, एक मीडियम जो है वो दिया हुआ 3/2, दूसरा मीडियम दिया है इसके पास 4/3। अब क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया पहले में कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, वो रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे, तो 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है ऑब्जेक्ट। यानी यू की वैल्यू कितनी हो गई, -30 सेंटीमीटर हो गई। बस हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें पुट करते चले जाओ, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू1 अपॉन आर के बराबर। यानी यहां पर वैल्यूज पुट कर दो तो 4/3 ऑफ v माइनस म्यू1 की वैल्यू तो है हमारे पास 3/2 ऑफ कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो आप यहां से आराम से निकाल नहीं सकते, विथ -30 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर। और हमारे पास क्या दिया है 4/3 -3/2 डिवाइडेड बाई
जो सेपरेशन है वो -100 सेंटीमीटर का है। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करिएगा आप यहाँ से, सब कुछ सिंप्लीफाई करें, v को निकालें तो v की वैल्यू लगभग -27.7 या 6 सेंटीमीटर आसपास आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।